class. So what we discussed in the pricing, what are the various factors affecting the pricing? We already completed this topic, I guess, right? What are the types of pricing strategy? We were discussing about it, right? Types of pricing, I guess लगभग सारे टाइप के प्राइसिंग हो चुके हैं. कुछ इसमें एक दो टाइप की प्राइसिंग है जो अभी आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? अब वो कौन कौन सी टाइप की प्राइसिंग है? I think differentiated pricing is already completed. What are the different name of that? Differentiated pricing का क्या नाम है? Everyone turn on your camera. Everyone, online class. Differentiated pricing, price discrimination, multiple pricing, ये सब एक ही टाइप है, ठीक है? Second, ecological pricing क्लियर है? Okay. अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग एक टर्म है जो आपके बुक में गिवन है. ध्यान से सुनिएगा क्या होता है अफोर्डेबिलिटी. सी, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उन सबका अफोर्डेबल रेट या अफोर्डिंग रेट सिमिलर नहीं होता है. ट्रू, क्योंकि आपकी जो अफोर्डेबिलिटी होती है वो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट होती है. सही बात है? एग्जाम्पल में मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इज नॉट एबल टू परचेज, they are not able to purchase the Apple iPhone. करंट वाला जो आईफोन है सब कोई खरीद सकता है न्यू मॉडल. why because first of all जो मिडिल क्लास फैमिली है they are not going to purchase the product of 1.5 lakh rupees at a single time, right? They are able to afford, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे उनके खाने पीने की चीजें इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अफोर्डेबिलिटी जो होती है हर कस्टमर की वैरी करती है. क्यों करती है? क्योंकि उनका इनकम वैरी करता है. क्या वैरी करता है? इनकम वैरी करता है, यानी कि जो जितना इनकम करेगा, जितना कमाएगा, उसका स्पेंडिंग, सेविंग और प्रोडक्ट को अफोर्ड करने का उसी तरीके का रेट होगा. ट्रू, सही बात है. तो आपका जो लास्ट बेंच से मुझे आवाज आ रही है, अगर ये बंद नहीं हुआ आवाज तो लास्ट बेंच से सारे बच्चों को बाहर भेज दूंगी. अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग में क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट है, जो इसेंशियल कॉमोडिटीज है, इसेंशियल कॉमोडिटीज क्या क्या होता है? इसेंशियल कॉमोडिटी जैसे सॉल्ट, फ्लावर, आटा, चावल, ये सारे आपकी इसेंशियल कॉमोडिटीज है या नहीं है? है. तो जो भी आपके प्रोडक्ट है विच फॉर इसेंशियल कॉमोडिटी ग्रुप विच मीट द बेसिक नीड ऑल द सेगमेंट. बेसिक नीड ऑफ ऑल द सेगमेंट का मतलब क्या है कि हर सेगमेंट यानी पुअर पीपल भी और रिच पीपल भी, ठीक है, रिच पीपल भी, सब लोग जो है उसको परचेज कर सके. आ जाओ, तुम आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आओ ना. ठीक है. तो हर एक सेगमेंट का जो पर्सन है वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके, ठीक है. इसके लिए जो हम प्राइस सेट करते हैं उसको कहते हैं अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग, ठीक है. यानी कि ऐसा प्राइस सेट करना जो हर एक कस्टमर के लिए इजी हो उस प्रोडक्ट को खरीदना. अफोर्डेबल प्राइसिंग जो है ये कई बार गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती है. जैसे आप लोग को बता दो, जो कुकिंग ऑयल है, ठीक है, कि प्राइसिंग गवर्नमेंट सेट करती है. हमारा अभी रिसेंटली इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट जो है वो अमेंड हुआ है 2020 में. तो उसके अंडर ना सैनिटाइजर की भी प्राइसिंग रेगुलेट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने. आप लोग को याद होगा पहले सैनिटाइजर जब कोविड नहीं था तो कितना महंगा था, याद है? अब उसका प्राइस देखो 22 रुपीज है फॉर 50 ml. तब ये इतना ज्यादा चेंज प्राइस में क्यों हुआ? बिकॉज वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा इसेंशियल कॉमोडिटी बन गया. तो जब प्रोडक्ट इसेंशियल कॉमोडिटी है, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उन सबको उसकी रिक्वायरमेंट है और वो सब खरीदेंगे. अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दीजिएगा, आज अगर आप सॉल्ट का प्राइस 100 रुपीज पर केजी आप कर दीजिए, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल स्टार्ट ऑफेंडिंग दैट प्राइस. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. सही बात है. तो अफोर्डेबिलिटी जो प्राइसिंग सिस्टम है that is required for the essential commodities. किसके लिए रिक्वायर्ड है ये? essential commodities के लिए, जो कि हर एक सेगमेंट लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं वैसे प्रोडक्ट. क्लियर हो? आगे बस समझ में. तो essential commodities
गवर्नमेंट का भी क्या है, रोल है, गवर्नमेंट भी इस प्राइस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर? आगे बात समझ में, ये बुक में आपका गिवन है। और कई बार जो है, मैं बता देती हूँ आपको, गवर्नमेंट जो है वो कई बार देखती है कि जैसे मान लीजिए राइस है, राइस का अगर बहुत भी, अगर आप नॉर्मल राइस परचेज करते हैं, चावल खरीदते हैं, तो उसका कॉस्ट आपको 25 to 30 रुपीज पर केजी आता है। बहुत ही ज्यादा अगर आप चीप क्वालिटी का भी राइस लेंगे तो कम से कम 25 से 30 रुपए किलो आपको मिलेगा आज भी। ठीक है, कई लोग जो है, जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है ये बताता है कि जो पर्सन है वो इसेंशियल फंड भी, प्रोडक्ट भी खरीदने के लायक या खरीद नहीं सकता है, उसके पास पैसे नहीं है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कई बार पीडीएस सिस्टम लेकर आती है। पीडीएस सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस के अंदर में आपके राशन कार्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? राशन कार्ड। और उस राशन कार्ड के बेसिस पर आपको 3 रुपए 2 रुपए किलो चावल, दाल और इसेंशियल कॉमोडिटीज क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग जो सिस्टम है आपका, ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होता है। और गवर्नमेंट जो है वो ऐसा प्राइस सेट करती है कि मेजॉरिटी या फिर 100% जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट को खरीद सके। और ये किस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है? इसेंशियल कॉमोडिटी के लिए क्या है, ये सुटेबल है। और गवर्नमेंट कई बार राशन कार्ड की सुविधा भी हमें देती है। ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो राशन कार्ड बनवा सकते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग सिस्टम क्लियर हो गया? ठीक है, पीडीएस जो होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंडर में जो राशन कार्ड के थ्रू आपको जो सामान दिया जाता है उसके लिए अलग अलग शॉप ओपन किए जाते हैं, वो पीडीएस सिस्टम के अंडर में आते हैं। जो गवर्नमेंट है ना वो 2 तरीके से रेगुलेट करती है। जो बीपीएल के लोगों के लिए पीडीएस है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से भी काफी नीचे है, ठीक है, उनके लिए पीडीएस सिस्टम है। और एक बफर स्टॉक सिस्टम होता है। बफर स्टॉक में क्या करता है ना गवर्नमेंट, कि वो का अपना एक, आपने सुना होगा मिनिमम प्राइस सपोर्ट, एमएसपी सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो फार्मर होते हैं उससे गवर्नमेंट डायरेक्टली ग्रेन परचेज करके अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे ड्राउट आए, फेमीन या फिर फ्लड या ऐसा कोई भी सिचुएशन आए, नई कैलेमिटी हो, जहां पर लोग जो है वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी स्टॉक को यूज करती है। तो बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम जो है वो उन कंज्यूमर्स के लिए है, वो सिस्टम जो कंज्यूमर जो है वो मिनिमम चीज में इसेंशियल और बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो इस तरीके की सुविधा लेकर आई है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी प्राइस जो है वो इसेंशियल कॉमोडिटी, मिनिमम प्राइस, एवरी कंज्यूमर। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इज क्लियर? ओके, सो देयर इज वन वैल्यू प्राइसिंग। ये सारे मैं आपकी किताब से करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया है। अब वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? महत्व, किसी का बोलते हैं, किसी को प्रायोरिटी देना। ठीक है, हाँ, वैल्यू देना। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू प्राइसिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपका, देखिए, कस्टमर होते हैं, 2 तरीके के कस्टमर को हम लेते हैं। ठीक है, एक कस्टमर है ए और एक कस्टमर है बी। ठीक है, अभी जो ए कस्टमर है ये क्या है, ये रिच पर्सन है, और जो बी है मान लीजिए वो क्या है, पुअर है। क्लियर है? अब इसके लिए किसी भी क्लोथ्स जो खरीदेगा वो ब्रांडेड खरीदेगा और ये एक्सपेंसिव खरीदना चाहेगा, राइट? और ये क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। बी जो है ये फोकस करेगा अब सिर्फ नीड को फुलफिल करने के ऊपर। सही बात है? तो इसके लिए प्राइस का मतलब अलग है और इसके लिए प्राइस का दोनों के लिए डिफरेंट है। ठीक है, अब ये प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा, प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदेगा, महंगा प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना? तो इसके लिए प्राइसिंग का अपना तरीका है इसको समझना। इसके लिए जितना महंगा प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करेंगे ये उतना खुश होगा क्योंकि ये अफोर्ड कर सकता है। ए, बी जो है इसको सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। सही बात है? वैल्यू प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर खुद से
के लिए रेडी है, यानी परसीव्ड प्राइस वो क्या सेट करना चाहता है। आ रही है बात समझ में। अब जो एप्पल है, आपको क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो वर्दी है, वो 1.5 लाख रुपए के लायक है? मे बी, सुन लीजिए, यहाँ पर दो सिस्टम है, क्वालिटी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, इसीलिए वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन एक्सपेंसिव के साथ साथ वो उतना ही में प्राइस सेट भी कर रहा है, उतना ही में ही वो प्राइस सेट कर रहा है जितना कंज्यूमर खुद से देने के लिए रेडी है। अगर 1,65,000 रुपीज सेट कर रहा है तो कंज्यूमर खुद चाह रहा है कि मैं दूं 1,65,000, तो इसको कहते हैं वैल्यू प्राइसिंग, जो कंज्यूमर खुद से विलिंग करता है देने के लिए और वो खुद मानता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई होना चाहिए। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक जो है वो वॉच है, मान लीजिए किसके अंडर में आता है, टाइटन के अंडर में है। अब फास्ट ट्रैक जो है, मान लीजिए स्पोर्ट्स वॉच बना रहा है, तो पीपल जो है खुद चाहेंगे 2,000, 3,000, 4,000 देना, क्योंकि इसके साथ एक ब्रांड भी एसोसिएटेड है और कंज्यूमर जो है वो इतने प्राइस पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंज्यूमर जो खुद से एक्सेप्ट करते हैं परसीव्ड प्राइस कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस होना चाहिए, उस हिसाब से मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर और कंपनी है वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या करती है, सेट करती है। यहाँ प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है वो तो हाई है ही, लेकिन प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है उससे तो मतलब नहीं है। कंज्यूमर कितना देना चाह रहा है, भले वो बनाने में आपको 500 रुपए पड़ा हो, लेकिन कंज्यूमर को 5,000 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है, तो 5,000 मार्केट में उसका प्राइस सेट हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको कहते हैं वैल्यू प्राइसिंग। ठीक है, यहाँ पर ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है, एज्यूम किया जाता है, एजम्पशन पे बेस्ड है कि जो प्राइसिंग उसे कॉस्ट रिकवर करने का नहीं है। जैसे आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या था कि कॉस्ट रिकवर करने की बात बहुत ज्यादा की जा रही थी कि भाई जो भी पहले पैसा लगा है उसको मार्जिन लगाओ और प्रोडक्ट को सेल करो। यहाँ पर आपका ये एजम्पशन पे बेस्ड है कि सिर्फ कॉस्ट को रिकवर नहीं करना है, बल्कि हमें वैल्यू देखना है उस प्रोडक्ट का कि मार्केट में कंज्यूमर कितना पैसा पे करने के लिए उस प्रोडक्ट का रेडी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो अमाउंट जो भी वो रेडी है कंज्यूमर पे करने के लिए, उसी चीज को देखते हुए हम प्रोडक्ट का प्राइस क्या करेंगे, सेट करेंगे। आगे बात समझ में, तो इसको हम कहते हैं आपका वैल्यू प्राइसिंग। क्या बोले, वैल्यू प्राइसिंग। ठीक है, अब वैल्यू प्राइसिंग किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो डिमांड, सेकेंड नीड। ठीक है, अगर बहुत सारे कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत लोगों को रोबोट की जरूरत है घर के काम एग्जाम्पल में, तो भाई वो रोबोट परचेज कर लेगा ना, भाई महंगा भी परचेज कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। ठीक है, तो जिस तरीके के प्रोडक्ट का डिमांड है, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और प्राइस आप हाई भी सेट कर सकते हो। आगे बात समझ में, समझ में आया तुम लोग? मैम ओके, चलिए, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज क्लियर। प्रोडक्ट लाइन जो प्राइसिंग है मुझे कौन बताएगा, इसमें मैंने दो टर्म बताया था। एक तो आपका इसमें था डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, डाउनवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग एंड अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग था ना। अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग कौन बताएगा, रेज योर हैंड, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास बोथ। अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग कौन बताएगा, यस। कंपैरिजन में, हाँ कंपैरिजन में तो अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो सिर्फ जो सोप बना रहा है वो 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए इस तरीके का प्राइस है। अब इससे बिल्कुल हटकर आपने अगर नया सोप बनाया 100 रुपीज का, तो इसको कहेंगे अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग, यानी कि जो भी आपके पास ग्रुप था, जिस कॉस्ट में आप प्रोडक्ट को बना के सेल कर रहे थे, उससे एकदम से आपने हाई कर दिया प्रोडक्ट का प्राइस, तो दैट इज अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग। और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट जो था वो सेल करे थे 50 रुपीज, 58, 59, इस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस आप सेट किया आपने, और एकदम से आप 10 रुपीज का प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं, तो उसको कहते हैं डाउनवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लास डन, आप लोग डन, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू प्राइसिंग। क्लियर है? टेंडर प्राइसिंग क्लियर है सबको? टेंडर प्राइसिंग मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले जो क्लास में बताया था बहुत सारे बच्चों ने वो सब्स्टिट्यूट क्लास था, इसलिए बता देती हूँ। टेंडर प्राइसिंग क्या होता है? कितने लोग सुनते हो टेंडर पास होने वाला
ने सुना है? सब लोगों ने सुना है? तो मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ, टेंडर प्राइसिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ज्यादातर ना एक दो मतलब कंज्यूमर्स ये ज्यादातर यूज करते हैं, ज्यादातर ये बिजनेस और कॉर्पोरेट यूज करते हैं इस प्राइस को। क्यों यूज करते बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, कौन सी कंपनी है? एबीसी कंपनी है कोई। अब ये जो कंपनी है इसको क्या चाहिए? वाटर प्यूरिफायर। क्या लेना है इसको अपने ऑफिस के लिए? वाटर प्यूरिफायर। अब कितने इसको वाटर प्यूरिफायर लेने हैं? मुझे 5 वाटर प्यूरिफायर लेना है। अब ये जो एबीसी है ये बोलेगा भाई ये इसको 5 वाटर प्यूरिफायर चाहिए, तो ये अपने इंटरप्राइजेस से कांटेक्ट करेगा जो वाटर प्यूरिफायर सेल करता है। ठीक है, जैसे आदित्य विन है, बहुत सारे इस तरीके के स्टोर है। इसने कांटेक्ट किया और इसने हर एक जगह से कोटेशन मंगवाया। क्या मंगा? कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो इतने ही रुपए में फाइनली सेल होगा, बिकेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 वाटर प्यूरिफायर का जो प्राइस था, एक ने भेजा 25,000, एक एंटरप्राइज और एक रिटेल ने रहा 25,000, एक ने भेजा 24,000 और एक ने भेजा 27,000। अब बताइए इन तीनों में से ज्यादा बेनिफिशियल एबीसी कंपनी के लिए कहां से लेना वाटर प्यूरिफायर? 24,000। तो इसको कहते हैं टेंडर प्राइसिंग। ये मैन्युफैक्चरर या कंपनी सेट नहीं कर रही है, ये आपकी डीलर जो है वो सेट करती है प्राइस। ठीक है, मान लीजिए जो एग्जैक्ट कॉस्ट है आपके वाटर प्यूरिफायर का वो 4,000 रुपए है पर वाटर प्यूरिफायर, जो कि रिटेलर तक इस कॉस्ट में पहुंचा है। कितने कॉस्ट में पहुंचा है? 4,000 पर वाटर प्यूरिफायर। तो 5 का कॉस्ट एक्चुअल में कितना आएगा? 20,000 रुपीज। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा, या तो यहाँ पर देखिए सबने कितना मार्जिन लिया है, तो 25,000 वाले ने 5,000 का मार्जिन लिया, 24,000 ने 4,000 का मार्जिन लिया, 27,000 7,000 का मार्जिन ले रहा है। तो आपको जो भी सस्ता लगेगा वहां से क्या कीजिएगा? प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिएगा। इसको कहते हैं टेंडर प्राइसिंग। इसको क्या बोलेंगे? टेंडर प्राइसिंग। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। ऑफलाइन क्लास। टेंडर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर जो प्राइस है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है अलग अलग इंटरप्राइज और रिटेलर के अकॉर्डिंग। जो भी हमें सबसे सस्ता और बेनिफिशियल लगेगा, जो भी एंटरप्राइज को लगेगा सस्ता, वो उस जगह से आपको क्या करेगा? फाइनली परचेज कर लेगा। बट एक चीज याद रखिएगा कि टेंडर प्राइसिंग में जो मॉडल होगा वो तीनों जगह सेम मिलेगा, यानी वाटर प्यूरिफायर का मॉडल नहीं बदलना चाहिए। मॉडल के हिसाब से कॉस्ट चेंज हो जाता है। तो दैट इज एप्लीकेबल व्हेन द मॉडल ऑफ द वाटर प्यूरिफायर इज सेम। क्लियर? अब ऐसा नहीं अलग अलग है तो अलग ही कॉस्ट हो जाएगा, उसका वैरी करने लग जाएगा। सही बात है ना? तो इस मॉडल तीनों में सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ओके, चलिए प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज क्लियर? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्लियर है? जब हम अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कॉस्ट एक ही प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, यानी कि एक ही। ये सादिन स्टैंड अप, चलिए बताइए मुझे क्या बता रही हूँ मैं? क्या बताया? बैठो। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में क्या सिचुएशन है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट, जब आप एक ही प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर डव लेकर आया, हमाम है उसके पास, फिर वो कोई नया प्रोडक्ट अगर नया कोई सोप लेकर आ रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है इन डिफरेंट कॉस्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। मेन मकसद प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का पता है क्या होता है? ताकि हर एक कंज्यूमर जो है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है उनकी कंपनी के साथ जुड़ पाए और उनके यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करें। आगे बात समझ में? अच्छा, तुम लोगों ने कभी कि कोलगेट और पेप्सोडेंट जो है वो दोनों ऑलरेडी मार्केट शेयर उनका बहुत हाई है, स्टिल सेंसोडाइन का मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ द नीड। देखो, सेंसोडाइन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द सेंसिटिव टेस्ट, और उस समय तक ना ये कोलगेट और पेरेंट ये इस टाइप का कुछ ले
लेकर नहीं आया था। तो आपका जो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग भी है ना, वो नीड को पहले एनालाइज करता है कि मार्केट में कौन सा भी प्रोडक्ट लेकर आए सोप का जिसका डिमांड है। अभी जैसे क्या आया, वैसे जर्म किल वाले सोप जो है वो एकदम से इंक्रीज हो गए मार्केट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में यही होता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड देखते हैं, उसी लाइन में नए प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है प्रोडक्ट लाइन प्राइसेस? एनीवन हैव एनी डाउट? ऑनलाइन क्लास? ओके, चलिए स्टेप्स क्या हो गया, पूछना है कुछ, कोई डाउट? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मतलब बेटा, जैसे मान लो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, जैसे अगर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अब ये कितने सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहा है, जैसे मान लीजिए सोप में कर रहा है, बेवरेज में कर रहा है, और मान लीजिए यहाँ पर ये वॉशिंग पाउडर या लॉन्ड्री में है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट टाइप विच इज देयर इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी। अब इसके पास एक ए सोप है, बी सोप है और सी सोप है। अब वो नया जो डी लेकर आए, इसका कॉस्ट वैरी कर रहा है। अब ये कॉस्ट वैरी क्यों कर रहा है? ताकि ए को परचेज करने के लिए भी कस्टमर, बी को परचेज करने के लिए भी कस्टमर हो, सी को परचेज करने के लिए भी कस्टमर हो, और डी को भी परचेज करने के लिए कस्टमर हो। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे चेंज करके कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं न्यू कॉस्ट में, न्यू प्राइस। इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। क्लियर हुआ? क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, शिवम बेटा क्लियर है? सुनाई दे रहा है आपको? अर्दीप सुनाई दे रहा है? बैक साइड के बच्चे चलिए, अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग। अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग का मतलब है, जैसे अफोर्ड करना का मतलब क्या होता है? खरीद पाना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुम 50,000 तुम्हारी सैलरी है, कितनी सैलरी है? 50,000 इज योर सैलरी। अब उस 50,000 रुपीज में ही तुम्हें अपना घर चलाना है, खर्च करना है, सेविंग भी करना है, सही बात है। अब ऐसे केस में तुम क्या 2 लाख का वॉच खरीद सकते हो? रोलेक्स का नहीं खरीद सकते, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी उतनी हाई नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी जो प्राइसिंग होता है बेटा, वो क्या, ये गवर्नमेंट जो है ना, वो इसेंशियल कॉमोडिटीज के ऊपर ये प्राइसिंग सिस्टम यूज करती है। इसेंशियल कॉमोडिटीज का मतलब क्या होता है? चावल, दाल, सब्जी, जो आपके वेजिटेबल्स, ये सब क्या इसेंशियल कॉमोडिटी है ना। सरवाइव के लिए जरूरी है ना खाना, हवा में तो रह नहीं सकते। तो अब आप रोलेक्स वॉच नहीं खरीदोगे तो आपकी जिंदगी चल जाएगी, क्योंकि वो लग्जरियस आइटम है, लेकिन इसेंशियल कॉमोडिटीज नहीं खरीदोगे तो चलेगी जिंदगी? नहीं। तो गवर्नमेंट इसेंशियल कॉमोडिटीज के प्राइस को रेगुलेट कर देती है, उसके प्राइस को कम कर देती है, उसके प्राइस को कंट्रोल करती है, ताकि हर एक कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को क्या कर पाए? परचेज कर पाए, ताकि हर एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाए। उसको कहते हैं अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग सिस्टम। क्लियर? समझ में आया शिवम? बैठो। एनीवन एल्स? एनीवन हैव एनी डाउट? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइस एंड टर्म्स ऑफ सेल्स। ये कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद प्राइस को कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। प्राइस सेटिंग प्रोसीजर। ओके, सबसे पहले देखिए कैश सेल प्राइस। खैर इसमें अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं कुछ पॉइंट्स बोल देती हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे समझा देती हूँ। कैश सेल प्राइस का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रोडक्ट कैश के बेसिस पे सेल हो, यानी कि उसके लिए आपको क्या देना पड़े? कैश देना पड़े, पैसा देना पड़े, ठीक है। तो कैश सेल प्राइस का मतलब है जहां प्राइस जो है गुड का या सर्विस का, जो रिटेल बायर है, रिटेल बायर का मतलब होता है, जैसे मैं रिटेल बायर हूँ क्योंकि मैं रिटेलर से प्रोडक्ट खरीद रही हूँ। रिटेलर वो होता है जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है। तो जो रिटेल बायर है वो पैसा जो भी पेमेंट कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है? कैश के बेसिस है, कैश पे कर रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोग ई कॉमर्स से सामान जब मंगाते होगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें से एक पीओडी का भी ऑप्शन आता है, पे ऑन डिलीवरी। तो वहां पर आप क्या करते हो? क्या पेमेंट करते हो? कैश से पेमेंट करते हो। तो कैश जो हम दे रहे हैं, नोट जो दे रहे हैं, पैसा जो दे रहे हैं, उसको कहते हैं कैश सेल प्राइस। इसमें लिख लीजिए 2 लाइन, क्योंकि बुक में इट इज नॉट इलैबोरेटेड, तो 2 लाइन सब लोग इसमें लिखते चलिए, क्योंकि आईडी के बिना यू आर नॉट अलाउड इन द कॉलेज, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर? चलिए लिखिए कैश सेल प्राइस में, कैश सेल प्राइस। कैश सेल प्राइस मीन्स
price means the price of a good, the price of a good or service, the price of a good or service, a retail buyer, cash sale price means the price of a good or service a retail buyer would, WOULD, would pay if he or she paid for the good or service in cash, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में कैश सेल प्राइस में देखो क्या सिस्टम है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, रिटेल बायर हैं, हम रिटेलर से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से फैक्ट्री तो जाएंगे नहीं सामान लेने, सही बात है ना, कहाँ जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे। जब हम उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उनको उसके लिए क्या दे रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, और जब वो कैश पेमेंट हो रहा है तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, कोई स्लिप मिल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है, बिल मिल रहा है, ठीक है। और वो बिल जो है वो आगे चल के आपको प्रोडक्ट को अगर रिटर्न करना है तो वो एज अ एविडेंस, एक सबूत की तरह वो काम आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैश, आपका जो है कैश सेल प्राइस, कैश के बेसिस पर हम जब प्राइस प्रोडक्ट का पे कर रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुना होगा, जैसे अभी मामा अर्थ जो है, आप लोगों ने सुना है इस कंपनी के नाम है ना, ये जो दिस इज आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक आइटम दे आर सेलिंग। वो क्या करती है, वो ना हम लोगों को ऐसा ऑप्शन दे रही है कि व्हेन यू आर पेइंग द अमाउंट थ्रू द गूगल पे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर वो 10% डिस्काउंट दे रही है। कई बार ये भी चीज होता है कि आप जब कैश में पेमेंट करते हैं, एक बार में ही लमसम अमाउंट पे कर देते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो कैश सेल प्राइस का मतलब है कि जब हम कैश में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कई बार कॉस्ट वैरी भी थोड़ा बहुत करता है। तुरंत से पेमेंट कर दिया पूरा कैश में तो 5% डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो कैश सेल प्राइस का मतलब है प्राइस जिसके लिए हम पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट सेल प्राइस। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, उधार देना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पैसा जब बैंक से, एटीएम से जब निकाल रहे हो पैसा, तो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, और जब तक अकाउंट में आता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। चलिए तब मुझे लगता है क्रेडिट तो सबको लगभग पता है कि क्या होता है। क्रेडिट का मतलब है कि जब हम कोई सामान सप्लायर से मान लीजिए खरीद रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, या फिर हम होलसेलर से जब कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, उधार पे ले रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं एट द सेम टाइम, एंड वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑन द क्रेडिट बेसिस। कौन से बेसिस पे ले रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब वही हुआ जब हम कोई गुड्स का, अरे ओनरशिप और पोजेशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले ये थोड़ा बता देती हूँ। जब मैंने ये मार्कर का 20 रुपए पे किया, कितना पे किया, 20 रुपीज पे किया, तो इसका पोजेशन मुझे मिला या नहीं मिला, मिल गया, इसका ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर। तो क्रेडिट जो आपका सेल है, क्रेडिट सेल प्राइस में क्या है कि जब हम अपने गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, कस्टमर को, और उसका जो पेमेंट है वो लेटर डेट यानी बाद के डेट में फिक्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्रेडिट सेल्स प्राइस, ठीक है। कई बार क्रेडिट सेल्स प्राइस में हम उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके लिए पेमेंट में 3 महीने बाद करूं, जैसे अगर मान लीजिए 20,000 रुपीज का किसी ने रिटेलर ने सामान लिया और वो 20,000 रुपए जो है वो बाद में पे करना चाह रहा है, तो हो सकता है कि उसको इसके लिए 21,000 पे करना पड़ जाए। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द रिटेलर, यानी कि अगर ये सप्लायर से सामान मंगा रहा है तो
तो इसका ओनरशिप इसको मिल गया, अब वो यूज कर सकता है, सेल कर सकता है, बेच सकता है सामान को। क्लियर हो गई बात? तो इसको कहते हैं क्रेडिट सेल्स प्राइस। जब सामान का पेमेंट एट दिन ना हो करके कुछ दिनों कुछ महीनों बाद होता है, उसका डेट क्या होता है, बाद का डेट होता है। क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? लिखिए क्रेडिट सेल्स में, लिखिए क्रेडिट सेल्स it refers to a transfer of it refers to a transfer of it refers to a transfer of ownership of goods ownership of goods ownership of goods and services. It refers to credit sale में लिखना, it refers to transfer of ownership of goods and services to a customer in which the amount owed 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 in which the amount owed will be paid paid a later date. अभी क्रेडिट सेल जो होता है ना, वो पार्शियल क्रेडिट सेल भी हो सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए 20,000 में से 10,000 पेमेंट उसने कर दिया, बाकी 10,000 जो है वो बाद में पेमेंट करेगा। तो दिस इज नोन एज क्रेडिट सेल्स प्राइस। ठीक है, तो क्रेडिट सेल प्राइस में क्या होगा कि जब हम कोई उधार पे लेते हैं तो यहाँ पर भी प्राइस क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सप्लायर है वो आपको सुविधा दे रहा है कि प्रोडक्ट सेल कर लो पहले और मुझे पेमेंट करो बाद में। तो ये सुविधा की वजह से जो प्राइस है वो कई बार थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, या कई बार अगर सप्लायर और रिटेलर का गुड रिलेशन है तो कई बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी वो क्रेडिट सेल की सुविधा प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? एवरीवन? ऑनलाइन क्लास क्लियर? ऑनलाइन क्लास क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस। अच्छा, तुम लोग में से कितने ऐसे लोग हैं इंस्टॉलमेंट पे, जैसे कभी आप लोगों ने मोबाइल फोन घर के लिए कुछ सामान खरीदा है? हाउ मेनी ऑफ यू? अच्छा, इंस्टॉलमेंट के लिए एक वर्ड होता है EMI। ठीक है, EMI इजी मंथली इंस्टॉलमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस का मतलब होता है जब आप प्रोडक्ट को सेल करने के टाइम पर आप जो है एज अ सेलर सुविधा दे रहे हैं किसको, अपने कंज्यूमर को, कि आप जो है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करिए। अब जैसे भी लीजिए कि कोई फोन है, उसका रेट है 20K, कितना पैसा है उसका रेट? 20K, 20,000। तो 20,000 का 4 महीने का अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट है पर मंथ 5,000, राइट? लेकिन उस पर अगर आपने 5% इंटरेस्ट जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया, 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 250, यानी उसको पे करना पड़ेगा पर मंथ 5,250 रुपीज। इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस। इंस्टॉलमेंट का मतलब धीरे धीरे एक सब, मतलब आप इसमें आपकी सुविधा क्या होती है और बता देती हूँ क्या सुविधा है, कि अगर आपने पेमेंट एक ही महीने में कर दिया, सारा एक साथ पेमेंट कर दिया, तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आगे चल करके आप उस 4 महीने को 2 महीने में पेमेंट करना चाहते हो तो आपका जो आगे का 2 महीने का इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो या इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस। चलिए इसमें भी थोड़ा सा लिख लीजिए पॉइंट। इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस में लिखिए ठीक है, लिखो। ऐसे इसमें कुछ गैप वगैरह के बारे में दिया है, तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। गैप वगैरह तो तुम लोग जानते नहीं होंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स वगैरह तो नहीं जानते हो। कौन सा बताए थे? अच्छा ठीक है, लेकिन छोड़िए, इसके बारे में जरूरत नहीं है। पता है गैप ना? स्टैंड अप। चलिए बताइए सर, आपको गैप का। अच्छा, गैप सुने और डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, कौन बोल रहा है बैक साइड से? संदीप?
अंकित बाहर जाना है क्लास से, बाहर जाना है क्लास से, तुम तमीज से बैठो क्लास में। चलिए इंस्टॉलमेंट प्राइस रहने दीजिए, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। बगल में लिख लीजिए EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ब्रैकेट में लिख लीजिए और लिखिए फिक्स्ड अमाउंट पेड इन अ फिक्स टाइम, पेड फिक्स्ड अमाउंट पेड इन अ फिक्स टाइम, फिक्स्ड अमाउंट पेड इन अ फिक्स टाइम। अच्छा ये मैंने टर्म क्यों यूज किया मैं बताती हूँ। कभी भी जब भी आप इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप क्या होता है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है उसका मैक्सिमम जो आजकल के टाइम पे जो इसका जो टाइम है, अगर हम कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो दैट इज 2 years। कितना है? 2 years यानी 24 months, राइट। तो आपका ये जो इंस्टॉलमेंट होता है वो 3 months से लेकर के 24 months तक का आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। जितना लॉन्ग ड्यूरेशन आपके इंस्टॉलमेंट पेमेंट का होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट क्या होगा, हाई या लो? हाई होगा। ठीक है, जितना कम आपका ड्यूरेशन होगा इंस्टॉलमेंट पे करने का उतना ज्यादा इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया यहाँ तक? चलिए यहां तक में किसी को भी कोई डाउट है? कितने लोग हो जो इंस्टॉलमेंट पे सामान लेते हो, बताओ मुझे। वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग में से आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, जितना कम पीरियड के लिए लिया उतना सस्ता या फिर कम इंटरेस्ट देना पड़ा। EMI नहीं लगता, लोग वो आपका इंटरेस्ट नहीं लगता होगा, EMI लगता है, इंटरेस्ट नहीं लगता। हाँ ये भी एक सुविधा मैं बताती हूँ कि ये भी एक सुविधा है कि कई बार कुछ बैंक से अगर आप EMI लेते हो, जैसे मान लीजिए आप ICICI से ले रहे हो, HDFC से ले रहे हो, तो उसमें कुछ टाइम के लिए कुछ डिस्काउंट पीरियड चलता है जहां 0% EMI पे आपको क्या हो जाता है, प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार एक स्टैंडर्ड EMI इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ICICI की तो उसका स्टैंडर्ड EMI इंटरेस्ट रेट है 13%। कितना परसेंट है? 13%। ठीक है, और ये भी सुविधा है कि कई बार आपको 0% पे मिल जाता है। जैसे मुझे भी 0% पे कई बार EMI की सुविधा मिली है, क्योंकि एक टाइम होता है जहां पर आपको प्रोडक्ट जो है वो ऑफर प्राइस में EMI भी मिल रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, लेकिन EMI पे आपके इंटरेस्ट लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वो बैंक तो बैंक वैरी कर जाता है कि आप कौन से बैंक से EMI की सुविधा ले रहे हो। क्लियर हो गई बात? चलिए बजाज जो है वो तो कई बार एक इंस्टॉलमेंट का पैसा भी खुद पे कर देती है, 0 EMI भी और एक टाइम का। क्योंकि मुझे भी एक ऑफर मिला था, तो मैंने जब प्रोडक्ट खरीदा उसका कॉस्ट था 24K और उसका कुछ 1500 पर मंथ के हिसाब से कुछ इंस्टॉलमेंट था, तो उसने लास्ट एक महीने का जो 1500 का इंस्टॉलमेंट था खुद पे कर दिया था। EMI पे इंटरेस्ट भी नहीं लगा, एक EMI भी पे कर दिया। तो इस तरीके की भी सुविधा कई बार आपको बैंक देती है। ठीक है, या फिर बजाज जो बजाज अलायंस का जब आपका कार्ड होता है तो उसमें आपको सुविधा मिलती है। मैंने कहा ना कहाँ से EMI का ऑप्शन ले रहे हो, वो आपको कई बार ऑफर उसका वैरी करता जाता है। क्लियर everyone, this point is clear? Online class, this point is clear? Offline class? Yes ma'am. चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक नया आपका जो टॉपिक है स्टेप्स इन द प्राइसिंग प्रोसीजर। स्टेप्स इन द प्राइसिंग प्रोसीजर, अब ये क्या है स्टेप्स इन द प्राइसिंग प्रोसीजर? ठीक है, अब जो प्राइस होता है, प्राइसिंग जो प्रोसीजर है यानी कि प्राइस को जो सेट करने का प्रोसीजर है, वो कुछ स्टेप्स है यहाँ पर दिया हुआ। क्या क्या स्टेप्स है? पहली चीज कि फोर्थ स्टेप जो है, इसके अलावा मैं एक और टॉपिक है जो मैं बाहर से भी कराऊंगी, बुक का करवा देती हूँ, फिर वो बाहर से भी कराना है मुझे। ठीक है, फिर आपका प्राइसिंग जो है, प्योर बंडलिंग, मिक्स बंडलिंग क्या होता है ये थोड़ा सा बता दूंगी, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। So in the next class we will start with the new chapter and that is the distribution। ठीक है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब क्या क्या स्टेप्स है यहाँ पर जो इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है क्या, the target customer segment has to be identified first and their profile prepared। जब भी कभी भी आप प्राइस सेट करते हैं तो ये प्रोडक्ट आप किसके लिए बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल में ये जो आपका डस्टर है ये किसके लिए, ज्यादातर ये डस्टर जो है उन कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए है
जो आजकल क्या यूज कर रहे हैं, बोर्ड, ट्रेडिशनल बोर्ड यूज कर रहे हैं, मार्कर वाला बोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो कस्टमर्स हैं ज्यादातर स्कूल्स होंगे या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे, सही बात है। तो यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है कि जो आपके टारगेट कस्टमर है, पहले आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनका एक प्रोफाइल रेडी कर लीजिए, ठीक है, कि ये मेरे टारगेट कस्टमर, जैसे फास्टैग के जो टारगेट कस्टमर कौन थे, फास्टैग के टारगेट कस्टमर थे यूथ फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 16 to 30। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर आपको टारगेट कस्टमर को पहले आइडेंटिफाई करना है, प्रोफाइल रेडी करना है। सेकंड में आपको देखना है द कंपनी हैज टू डिसाइड द मार्केट पोजीशन एंड द प्राइस इमेज फॉर इट्स ब्रांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने कस्टमर डिसाइड कर लिया कि हमें किसे प्रोडक्ट सेल करना है, सेकंड में हम ये देखेंगे कि भाई हमारे मार्केट में हमारे ब्रांड का क्या इमेज है, क्या है इमेज, क्या है हमारे ब्रांड का, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे लिवाइस के लिए कोई 2500 देने के लिए रेडी है कि नहीं, जीन्स के लिए, ठीक है। अब एबीसीडी कोई कंपनी के लिए 2500 दोगे क्या जीन्स का, नो। तो इट्स अ ब्रांड इक्विटी और ब्रांड वैल्यू। तो अब हम कंपनी का देखेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन है, अगर पोजीशन अच्छा है तो थोड़ा प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख सकते हैं, हाई रख सकते हैं। और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट के बारे में भी सोचेंगे कि वो प्रोडक्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, मार्केट में इमेज क्या है। तो इसको अगर शॉर्टकट में याद करना है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए टारगेट कस्टमर सेगमेंट, बस उसको अंडरलाइन कर लीजिए, टारगेट कस्टमर सेगमेंट, टारगेट कस्टमर सेगमेंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, सेकेंड में याद करने का तरीका क्या है, मार्केट पोजीशन और ब्रांड वैल्यू, मार्केट पोजीशन और ब्रांड वैल्यू, यानी कस्टमर किसको सेल करेंगे पहले देखेंगे, मार्केट में भाई हमारे ब्रांड का क्या डिमांड है वो देखेंगे, ठीक है, सही बात है। जितना जितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी उतना महंगा प्रोडक्ट सेल करोगे, सेल हो जाएगा, क्लियर। थर्ड में देखिए, सेकंड में लिखना है आपका मार्केट पोजीशन और ब्रांड वैल्यू, मार्केट पोजीशन और ब्रांड वैल्यू। फोर्थ में लिखना था टारगेट कस्टमर सेगमेंट, सेकंड में लिखना था मार्केट वैल्यू या मार्केट पोजीशन और ब्रांड वैल्यू। थर्ड ध्यान से सुनिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी असेस्ड अलोंग द एक्सटेंट ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द टारगेट कस्टमर ग्रुप। अब ये लाइन समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका ये प्राइस है और यहाँ पर आपका डिमांड है, ठीक है। अब जैसे प्राइस जो है अगर ये हाई रहेगा तो इस डिमांड क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। अगर इसका प्राइस लो होगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और प्राइस डिक्रीज और ज्यादा डिमांड हाई। आ रही है बात समझ में। तो ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी, कि जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि प्राइस जो है वो चेंज होने से कस्टमर का परचेजिंग पैटर्न बदलता है, तो उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इनइलास्टिक सिचुएशन क्या होता है कि प्राइस के बदलने से नंबर ऑफ कस्टमर्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये तब होता है जब आपके कस्टमर सेंसिटिव नहीं होते हैं। जैसे गुची का आज भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर जो है वो हाई प्राइस में भी खरीद लेता है। बहुत ज्यादा अगर वो 10 रुपए कम भी कर देगा ना तो उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स में चेंजेस नहीं आएंगे। तो दैट इज प्राइस इनइलास्टिक। प्राइस इलास्टिक का मतलब जैसे जैसे प्राइस में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे डिमांड में भी चेंज आ रहा है। तो अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई प्राइस अगर हम ये सेट करें तो मेरे कितने कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस अगर हम हाई कर रहे हैं तो हमारे कितने कस्टमर डिक्रीज हो रहे हैं। तो वो हम एक डेटा को रेडी करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में लिखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग ग्रुप बना लेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये जो पर्सन है, ये जो ग्रुप है, उस पे प्राइस का कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्राइस का, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्राइस का चेंज होने पे उस ग्रुप पे अगर असर नहीं पड़ रहा है तो उनको हम अलग जगह पे रखेंगे, उनका नाम अलग कर लेंगे। और जो ग्रुप का प्राइस पे इफेक्ट
हो रहा है उसको हम अलग में ग्रुप कर लेंगे, ग्रुपिज्म कर लेंगे। तो हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस पे ग्रुप डालेंगे लोगों का। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट समझ आया कि इसका हम ग्रुप बना लेंगे कि भाई प्राइस बदलने से कौन लोग खरीदेगा प्रोडक्ट को, कम करने से कौन लोग नहीं खरीदेगा। क्लियर? नेक्स्ट में लिखिए द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज टू बी कंसिडर्ड। अब आपके प्रोडक्ट का आगे क्या लाइफ हो सकता है, लाइफ क्या है प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बताता है, द लाइफ ऑफ योर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोडक्ट का आगे चल के क्या डिमांड होगा। जैसे आपको मैं बता दूं मोबाइल फोन का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है ना, एक मॉडल आता है अगले साल दूसरा मॉडल आ जाता है, उसका डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू सेट द प्राइस। इसीलिए मोबाइल फोन का प्राइस हाई रहता है आपके स्टार्टिंग में, रहता है ना। ज्यादातर मोबाइल फोन जो ये आपका रेडमी तो है वो तो सस्ता ही फोन बनाता है इकोनॉमिकल प्राइस का, फिर भी स्टार्टिंग में वो अगर 15,000 का उसने लॉन्च किया तो 15,000 काफी दिनों तक रहता है ना। तो हम अपने प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखेंगे कि कितना साल ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डिमांड में रहेगा और ये प्रोडक्ट चलेगा। क्लियर हो गई बात? तो पीएलसी को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट कॉम्पिटिटर के प्राइस को एनालाइज करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट में पॉइंट लिखिए फोर्थ के लिए पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहले वाले के लिए क्या था, टारगेट कस्टमर सेगमेंट, सेकंड वाले के लिए क्या था, मार्केट पोजीशन और ब्रांड वैल्यू, थर्ड के लिए प्राइस इलास्टिसिटी, फोर्थ के लिए पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कॉम्पिटिटर प्राइस। क्या देखेंगे? कॉम्पिटिटर प्राइस, यानी कि जो मार्केट में उस प्रोडक्ट को, उस तरीके के प्रोडक्ट को बनाने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो एक कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट में कॉम्पिटिटर के प्राइस को एनालाइज करेंगे। यहाँ 4 और भी प्रोसेस है जो सब ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें एनालाइज करना जब हम प्राइस सेट करते हैं तो, ठीक है। तो ये जो चारों अलग बाकी पॉइंट्स हैं we are going to do it in the next class. Okay, anyone have any doubt? Yes सूरज, कॉम्पिटिटर से प्राइस को एनालाइज करेंगे कि वो लोग क्या सेट कर रहे हैं प्राइस। ओके, see you all in the next class.